Hello students, it's a pleasure to welcome you back our YouTube channel Sigma Gurukul because today I am especially excited to announce our new series that I have created for you is narration because हमने देखा है narration is an essential topic for both academic and competitive exams. तो बच्चों मैंने यूजुअली सोचा कि भाई एक काम करते हैं नरेशन का टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं बट नरेशन का जो चैप्टर है बच्चों उसमें एक छोटी सी बात ये है कि वो एक बहुत लेंथी टॉपिक है, बहुत लेंथी बातें उसके अंदर यूज होती है क्योंकि उसके अंदर सेंटेंसेस के भी टॉपिक्स जो है वो उसके अंदर यूज होते हैं। तो इसीलिए मैंने ये सोचा है कि क्यों ना आपको 3 वीडियोस इन अ वीक आपको दे दिया जाए ताकि आप लोग को ये बैक टू बैक देखने में नरेशन पढ़ने में आपको दिक्कत ना हो। तो इसीलिए MWF यानी कि मंडे, वेडनेसडे एंड देन फ्राइडे आपको क्या करेंगे, हम लोग डेली शाम को 5 बजे आपको इन तीनों डेज में आपको मैं नरेशन की वीडियोस प्रोवाइड करूंगा। आप इसको अच्छे से देखना और फिर हम इसको क्या करेंगे टॉपिक वाइज भी इसको क्लियरली पढ़ेंगे। चलो एक चीज और बता दूं, इसको पढ़ने का बच्चों 2 तरीका है, वो मैं भी आपको स्टार्ट जैसे करूंगा उसी टाइम जनरली बताऊंगा, ठीक है। और जितने बच्चे एकेडमिक्स में पढ़ते हैं चाहे वो 2nd क्लास में क्यों ना हो, चाहे वो कंपटीशन की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, चाहे वो 5th क्लास में क्यों ना हो, ये जो नरेशन है वो सब बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब मैं ये 2nd क्लास की बुक में भी अब मैं नरेशन का टॉपिक को जो देखता हूं, ठीक है। तो इसलिए आप इसको हल्के में बिल्कुल मत लेना, ठीक है। इसलिए अब इसको हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं और हम इसको बेसिक से लेके पूरे एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे। एडवांस का मतलब वहीं आगे खत्म हो जाता है सीजीएल का मेंस, जहां पे आपने देखा है इसकी वेटेज 25 मार्क्स की होती है, सीपीओ का मेंस जिसमें यहां पर इसकी वेटेज जो 20 से 25 मार्क्स की होती है, ठीक है। चलो तो हम क्या करते हैं, अब हमारी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और उसको ब्रॉडली तरीके से पढ़ेंगे ताकि हमें दोबारा नरेशन किसी और से पढ़ने की जरूरत ना पड़े, हम एक बार इसको अच्छे से पूरे को टॉपिक को चैप्टर को अच्छे से कवर अप कर लें, ठीक है। चलो तो बच्चों हमें ना सबसे पहले जनरली ये पता होना चाहिए कि जो नरेशन है वो होता क्या है। अगर आपको मैं जनरली पूछे नरेशन होता क्या है, तो फिल्म्स वगैरह आप सारे देखते हो, पिक्चर्स आप सारे देखते हो, बॉलीवुड हॉलीवुड जो भी आप देखते हो, ठीक है। तो आप नोटिस करना, आपने देखा होगा बहुत बार ऐसे बोला जाता है, अगर मैं इस वर्ड को रिलेट करूं ना तो वहीं से रिलेट होता है। ये क्या चीज बोला जाता है कि भाई ये फलाना राइटर या फलाना प्रोड्यूसर या फलाना डायरेक्टर ये इस एक्टर के पास गया और इसने अपनी फिल्म की जो स्क्रिप्ट है वो उसको सुनाई। तो आप नोटिस करना कोई भी जो मैटर होता है ना, कोई भी मैटर है, अगर मैं उसको डिस्क्राइब कर रहा हूं आपके सामने, यानी कि अगर हम बोले क्या सर हम इसको स्टेटमेंट बोल सकते हैं क्या, स्टेटमेंट को भी तो डिस्क्राइब करा जा सकता है। तो सर बिल्कुल भाई बच्चों इसको स्टेटमेंट से भी डिनोट किया जा सकता है। तो सर हमने बचपन में बहुत बार इसको डेक्लेरेशन हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा था कि इस चीज को डेक्लेरेट करना चाहिए। तो बिल्कुल डेक्लेरेशन का भी इवन डेक्लेरेशन हो गया, स्टेटमेंट हो गया, असर्शन हो गया, ये सारे हमारे पास नरेशन के सिनोनिम्स होते हैं, ठीक है। तो किसी भी बात को, किसी भी मैटर को, किसी भी स्पीच को अगर हम किसी के सामने एक्सप्रेस करते हैं यानी कि उसको बताते हैं, जनरली उसी को हम लोग हमेशा क्या कहते हैं, नरेशन। बिकॉज ना आप देखना जो नरेशन वर्ड है वो खुद एक लैटिन वर्ड है, ठीक है। और ये वर्ड जो है वो हमारा टू नरेट से बना है। किससे बना है बच्चों, टू नरेट से। और टू नरेट का मतलब ही होता है टू से या फिर टू अंडरस्टैंड। क्या होता है, टू से या फिर टू अंडरस्टैंड। अब टू से का मतलब होता है कहना या फिर बतलाना, ठीक है। और टू अंडरस्टैंड का मतलब होता है क्या, समझना। तो आप हमेशा देख लेना इसका सेंस हमारा यही होता है कि किसी भी बात को कहना या किसी भी बात को समझना। अगर फिर मैं बोलूं कि इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या बनेगी, तो देखो बिल्कुल इजी सी डेफिनेशन देखते हैं इसकी, ठीक है। बिल्कुल रटनी नहीं है डेफिनेशन, बिकॉज डेफिनेशन बहुत बड़ी बड़ी होती है, मैं भी चाहूं आपको लिखवा दूं बट उसका कोई काम नहीं है। जितनी बातें समझ में आए, जितनी बातें हमारे माइंड में बैठ जाए वो हम लोगों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि किसी भी हम लोग डेफिनेशन को रटना। ये जो हम लोग एकेडमिक्स के बच्चे खासकर करते हैं, हर चीजों को याद करने, याद भी करा जाता है, ऐसा नहीं याद नहीं करा जाता, बट यहां पर जो मैं पढ़ाता हूं वो समझने का टॉपिक है, इसलिए आपको समझने पर ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। या फिर आप लोग ना इसको जनरली देखना ऐसे भी लिखा रहता है कि अगर मैं बात बोलूं कि नरेशन इज द एक्ट ऑफ टेलिंग अ स्टोरी, है ना। ये स्टोरी को भी तो बता ही रहा है
तो हमने देखा कि नरेशन का मतलब क्या होता है। तो नरेशन का मतलब हमने सिंपल सीख लिया कि किसी भी स्टेटमेंट को, किसी भी डिक्लेरेशन को हम लोग किसी को समझाते हैं या फिर किसी को बताते हैं, उसी को हम लोग सिंपल क्या कहते हैं, नरेशन। आप इसको एक जनरली सिंपल भाषा में याद रखो ताकि आपको किसी को समझाने में बेनिफिट हो। क्योंकि किसी को भी आप जब समझाओगे तो इसी में ये पूरा नरेशन खत्म हो जाएगा। क्या कि द एक्ट ऑफ टेलिंग अ स्टोरी, ठीक है, या फिर नरेटिंग अ स्टोरी, बोथ द लाइंस आर सेम, ठीक है। तो जनरली क्या होता है बच्चों कि जो नरेशन है वो हमने देखा हुआ है कि नरेशन जो है वो इसका मतलब ये होता है। तो देखो कोई भी जो नरेशन होता है हमारे पास वो मेनली दो पार्ट्स में क्या होता है बच्चों, डिवाइड होता है। कोई सा भी नरेशन, ठीक है, ढंग से देखना। तो मेनली देयर आर टू टाइप्स ऑफ नरेशन, ठीक है। एक जिसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच, ठीक है, और एक जिसको हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। बहुत इजी है दोनों, ध्यान रखना। एक को बोलते हैं हम लोग क्या, डायरेक्ट स्पीच, और एक को बोलते हैं क्या हम लोग, इनडायरेक्ट स्पीच। देखो नाम से ही हम लोग इसको चाहे तो सीख सकते हैं कि व्हाट इज डायरेक्ट स्पीच एंड व्हाट इज इनडायरेक्ट स्पीच, बट द मेन क्वेश्चन इज व्हाट इज स्पीच। अभी मैंने आपको बताया ना कि जो हमारी स्टेटमेंट होती है उसी को ही हम लोग क्या बोलेंगे कि स्पीच। स्टेटमेंट कुछ भी हो सकती है, स्टेटमेंट हो सकती है कि भाई आई एम वेरी लेजी, ये वाला भी स्टेटमेंट है। लिखा हो कि यू आर अ गुड टीचर, ये भी एक स्टेटमेंट हो सकती है। सिंपल लिखा हो कि दे हैव बीन टीचिंग हियर सिंस 2010, ये भी हमारी क्या नाम है स्टेटमेंट हो सकती है। तो स्टेटमेंट कोई सी भी हो सकती है। मैं आपको बाद में बताऊंगा इसका वेटेज क्या होता है या फिर इसका मतलब क्या होता है, थोड़ा और ब्रॉडली तरीके से देखेंगे आगे, ठीक है। तो आप ढंग से जरा देखना क्या है डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब क्या है, ठीक है। पहले मैं आपको इसको समझाता हूं, फिर मैं आपको इसको लिखवा दूंगा ये है क्या। देखो बच्चों डायरेक्ट स्पीच में क्या है, हमेशा जब हम लोग डायरेक्ट या इनडायरेक्ट स्पीच की बात करेंगे तो हमें यहां पर दो वर्ड हमेशा सुनने को मिलेंगे। एक वर्ड जो होगा बच्चों वो यहां पर वर्ड सुनने को मिलेगा क्या, स्पीकर। नाम से भी पता चल रहा होगा स्पीकर का मतलब क्या होता है ना। और एक वर्ड मिलेगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑडियंस। आप इसको ऑडियंस भी बोल सकते हो, और अगर आपको ये नाम अच्छा सा नहीं लग रहा तो आप इसको लिसनर भी बोल सकते हो, क्योंकि सेम सेंस वही देगा, है ना। तो अब बिल्कुल आप 2 मिनट वीडियो पे अच्छे से ध्यान से सुनना। मैं पहले सिखाऊंगा, उसके बाद आपको ये डेफिनेशन लिखवा दूंगा। डेफिनेशन लिखने का कोई बेनिफिट नहीं है जब तक आपको समझ में ना आए क्या है, ध्यान से सुनना। सपोज करो, मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूं, ठीक है। मैंने सपोज करो आप लोगों को डायरेक्ट स्पीच की डेफिनेशन, है ना, जो डायरेक्ट स्पीच की डेफिनेशन है, सपोज यहां पर मैंने हिंदी में लिखी है, सपोज मैंने यहां पर हिंदी में लिखी है, ठीक है। और जो भी बच्चे इस वीडियोस को देख रहे हैं उन्होंने क्या करा कि डायरेक्ट स्पीच की जो डेफिनेशन है उसको एज इट इज याद कर लिया, एज इट इज याद कर लिया। प्रिंस सर ने सिखाया और हम लोगों ने उसमें कोई तो तोड़मबाजी नहीं करी, और एज इट इज हमने उस चीज को क्या कर लिया, लर्न कर लिया। अब ध्यान से सुनना, मैं कौन हूं यहां पर, ऑडियंस है, स्पीकर। तो बोलो ना कौन हूं, स्पीकर ना। तो मैं क्या हो गया, स्पीकर। आप लोग मेरी बातों को सुन रहे हो तो आप क्या बनोगे, ऑडियंस। यानी कि स्पीकर की बातों को ऑडियंस, क्या कह रहा हूं मैं, स्पीकर की बातों को ऑडियंस स्पीकर के शब्दों में कहे या समझे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायरेक्ट स्पीच। अरे समझ में आई कि अगर वो जो डेफिनेशन हिंदी में लिखी है आपने उसको एज इट इज लर्न कर लिया, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच, ठीक है। अब लेकिन सपोज करो मैंने आपको जो डेफिनेशन है हिंदी में लिखवाई थी, बट आप में से कुछ बच्चे होंगे जिनको इंग्लिश का बहुत शौक होगा, है ना। तो वो क्या करेंगे, उस वाली लाइन को सपोज वो इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे, है ना, वो खुद ऑटोमेटिकली कर लेंगे। यानी कि स्पीकर की बातों को ऑडियंस अपने तरीकों से कहे या फिर समझे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच। हो गया भाई क्लियर। यानी कि जब भी हम लोग एग्जैक्टली मीनिंग्स की बात करते हैं उसको बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच, और जब भी हम लोग एग्जैक्टली मीनिंग्स की बात नहीं करते हैं बट वहां पर स्टेटमेंट चेंज नहीं होती है, स्टेटमेंट वही होती है बट वो बोलने वाला बंदा अलग हो जाता है, तो उस केस में हम लोग उसको क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच। और इससे अच्छा मेथड नहीं है बच्चों याद करने का। जब टीचर की बातों को बच्चे टीचर के ही पॉइंट ऑफ व्यू से समझ जाते हैं उसको डायरेक्ट बोलते हैं। जब टीचर की बातों को बच्चे अपने अकॉर्डिंग समझते हैं, अपना भी दिमाग लगाते हैं, उसको डायरेक्ट ना बोलकर क्या बोल दिया जाता है हम लोग, इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, तो आई होप अब आपको ये समझ में आ गया होगा। तो जनरली ना देखो इसमें ऐसे ही बोल दिया जाता है कि
कि इट डिस्क्राइब्स when something is repeated exactly, is being repeated, यहां पे being लगा लेना, is being repeated exactly as it was. ठीक है, अगर मैं बोलूं, और ये ना यूजुअली बच्चों ध्यान रखना ये इन्वर्टेड कॉमा में होता है, अभी मैं आपको इसका सेंटेंस भी दिखाऊंगा. ठीक है, तो ये हमेशा किसमें भी होगा, यूजुअली एक इन्वर्टेड कॉमास में भी होगा. और अगर मैं इनडायरेक्ट स्पीच की बात करूंगा तो देखो ये यहां लिख देता हूं, आप लोग अच्छे से देख लेना. इसमें आप लोग ऐसे बोलोगे कि इट विल शेयर द सेम इंफॉर्मेशन but instead of expressing someone's क्या बोल सकते हैं हम लोग, स्पीच भी बोल सकते हैं या फिर कमेंट भी बोल सकते हैं. ठीक है, तो आया ना, लिखा हुआ है क्या कि बट इंस्टेड ऑफ एक्सप्रेसिंग समवंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना, एक्सप्रेसिंग समवंस स्पीच और कमेंट. और इसके अंदर हमारे पास सिंपल क्या लिखा हुआ है कि इट डिस्क्राइब्स व्हेन समथिंग इज बीइंग रिपीटेड एग्जैक्टली एज इट वाज, यानी कि जो वो बिल्कुल ऐसा ही हमारे पास क्या था, सेम था. तो आई होप अब आपको ये चीज बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी. तो बच्चों ये तो हमने देखा क्या कि डायरेक्ट स्पीच का मतलब क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब क्या होता है. तो जरा इसका क्या करते हैं बच्चों, एक एग्जांपल छोटा सा लेके देख लेते हैं. ध्यान रखना, हॉस्टिलिटी मतलब क्या होता है, दुश्मनी, यानी कि अगर हम उसको बोले तो एनमिटी भी बोल सकते हैं या फिर रैंकर भी बोल सकते हैं, ध्यान रखना. और इसको बोलते हैं सेशन को रोकना, किसी चीज की समाप्ति. जैसे इसको सेंटेंस का मतलब ये हो जाएगा कि किसी भी जो दुश्मनी थी उसकी समाप्ति की बात हो रही है. ठीक है, तो इसको आप क्या बोल सकते हो, इसका सिनोनिम्स पॉज बोल सकते हो बिल्कुल, और साथ के साथ इसको क्या, स्टॉप भी बोल सकते हैं. ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना, इस टाइप का आपके पास सेंटेंस मिलेगा. आपको मैंने क्या कहा था कि आपके पास एक स्टेटमेंट ये है, अभी इसका नाम भी बताऊंगा आपको क्या है. ठीक है, और उसके बाद आपको ये एक स्टेटमेंट दिखेगी और इस स्टेटमेंट को आपने किस में यूज किया, इन्वर्टेड कॉमास में यूज किया. अब ये है क्या, अब हम इसको जरा एक बार देख लेते हैं ये जनरली है क्या. ठीक है, तो जैसे हमारे पास एक सेंटेंस लिखा हो, ठीक है, कि गीता सेड टू मी आई एम लैक्रोमिस. लैक्रोमिस मतलब होता है बच्चों जो बात बात पर रो देता है उसको बोला जाता है. ठीक है, चिड़चिड़ा भी होता है एक तरह का ये. चलो ध्यान से सुनना, हमारे पास इस टाइप की स्टेटमेंट होगी. आप देखो हमारे पास यहां पर क्या लिखा हुआ है, कॉमा लिखा हुआ है. ठीक है, तो हमने सीखा हुआ है कि ये जो कॉमा है, या वैसे तो पंक्चुएशन है, बट यहां पर किसकी तरह काम कर रहा है, एक कंजंक्शन. अभी हम इसको इसलिए लिख रहे हैं बिकॉज यहां पर इसका जो वर्क है वो दो सेंटेंसेस को जोड़ने का है. एक सेंटेंस है कि गीता सेड टू मी, और एक सेंटेंस है कि आई एम लैक्रोमिस. अब आप देखो यहां पर स्टेटमेंट क्या है, अगर आप पूछे यहां पर स्टेटमेंट क्या है, क्या स्टेटमेंट गीता सेड टू मी है? नहीं सर, क्यों? क्योंकि जो यहां पर गीता वर्ड लिखा हुआ है, गीता यहां पर कौन है, स्पीकर है, और सुनने वाला पर्सन इस बार कौन है, यहां पर मी है, और जो स्टेटमेंट है वो इस बार यहां पर ये है. तो जो स्टेटमेंट होती है ना, वो आपको ध्यान रखना है, वो जो स्टेटमेंट है उसी का नाम होता है क्या, रिपोर्टेड स्पीच. क्या नाम होता है, रिपोर्टेड स्पीच. यानी कि जो इन्वर्टेड कॉमा में होता है उसको हम लोग हमेशा क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच. और जो इन्वर्टेड कॉमा के पहले होता है हमारे पास, जिसमें हम लोग स्पीकर और ऑडियंस दोनों की बात करते हैं या फिर लिसनर की बात करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, रिपोर्टिंग स्पीच. ये ध्यान रखना, इसको एक क्लॉज भी बोलते हैं बच्चों, बट मैं अभी थोड़ा ना क्लॉज अगर पढ़ाने लग जाऊंगा तो टॉपिक से हट जाओगे, इसलिए अभी इसको ज्यादा जनरली नहीं देखना. तो देखो अब इसमें है क्या, ध्यान से सुनना. अगर मैं बोलूं एक स्टेटमेंट ये है और एक स्टेटमेंट ये है, तो इसमें क्या है बच्चों, हर एक वर्ड जैसे गीता, सेड टू, मी, आई एम, लैक्रोमिस, ये सारे वर्ड जो है, ये सारे वर्ड का अपना अपना इस सेंटेंस में नाम है. तो हमें क्या पता होना चाहिए कि इस सेंटेंस में इन सबके नाम क्या क्या होते हैं. तो जरा देखते हैं जरा क्या है. तो जैसे अगर मैं इस तरफ की बात करूं तो सबसे पहले आपके पास वर्ड क्या लिखा है, यहां पर गीता लिखा हुआ. तो गीता को अगर मैं पूछूं तो इसको क्या बोलेंगे, तो सर इसको बोलेंगे सब्जेक्ट है ना, ये यहां पर तो ऐसा सब्जेक्ट काम करेगा. तो सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच.
अगर मैं बोलूं तो सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। और अगर मैं इसको एक भाषा में या एक वर्ड में लिखना चाहूं तो मैं इसको क्या बोलूंगा, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट। क्या बोलूंगा, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट। आ गया समझ में? बिल्कुल। दूसरा हमारे पास अगला वर्ड क्या लिखा हुआ है, सेड। याद रखना इस सेड के साथ टू है, अदरवाइज ये टू नहीं होता तो सिर्फ सेड को हम लोग यहां पर जज करते या इसको मानते। ये मैं बताऊंगा अभी आगे ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो जैसे सेड टू लिखा हो तो सेड टू बताओ, सेड टू है क्या? सेड टू क्या है? वर्ब है, मेन वर्ब है। तो इसको क्या बोलूंगा मैं, वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। और अगर मैं इसको एक शब्द में बोलना चाहूं तो मैं इसको क्या बोल दूंगा, रिपोर्टिंग वर्ब। आई होप अब आपको ये आ गया होगा, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। तीसरा हमारे पास उस टाइम कौन सा वर्ड रख रखा है, तो मी रख रखा है। तो मी को क्या बोलेंगे सर, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो कौन सा ऑब्जेक्ट, अब इसका नाम क्या हो जाएगा, तो सर इसका नाम हो जाएगा क्या, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। अब समझ में आ गया होगा आई होप आप सबको, ठीक है। चलो अब आते हैं लिटरली दूसरी तरफ में। तो ध्यान से देखना दूसरी तरफ में क्या है हमारे पास। तो दूसरी तरफ में हमारे पास सबसे पहला जो वर्ड है वो क्या लिखा हुआ है, आई। फिर से आई क्या होगा, सब्जेक्ट। तो मैं अगर बोलूं तो इसको क्या बोलोगे कि सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलूंगा, सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। और अगर मैं इसको एक शब्द में बोलना चाहता हूं तो बताओ मैं क्या बोलूंगा इसको, रिपोर्टेड या रिपोर्टिंग, रिपोर्टेड। तो क्या बोलोगे आप इसको, रिपोर्टेड सब्जेक्ट। अरे अब समझ में आया दोनों में डिफरेंस। एक हमारे पास रिपोर्टिंग सब्जेक्ट होता है और एक हमारे पास रिपोर्टेड सब्जेक्ट होता है। दोनों अलग अलग है, स्टेटमेंट्स अलग अलग है दोनों यहां पर। दूसरा हमारे पास ये क्या है, यहां पर एम वर्ब है ये हमारे पास। तो मैं इसको अब क्या बोल सकता हूं यहां पर, रिपोर्टेड वर्ब। समझ में आया। और तीसरा हमारे पास यहां पर एक एडजेक्टिव है बट ये ऑब्जेक्ट के प्लेस पर है, ठीक है। तो हम इसको यहां पर एक ऑब्जेक्ट की तरह मानेंगे तो हम इसको क्या बोलेंगे, एक रिपोर्टेड ऑब्जेक्ट। अगर मैं आपसे बात करूं एकेडमिक्स की क्लासेस की, ठीक है, अगर आप लोग को इतने में से अगर आपको इतना का ही डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने आ गया तो एकेडमिक्स में ये बहुत होता है, ठीक है। बट ये जनरली कब तक हो सकता है, जो हमारे स्टूडेंट्स 5th 6th तक जो पढ़ते हैं उन लोगों के लिए इतना जरूरी होता है। बट उससे ज्यादा 6th या 7th में अगर हम बात करें तो उनके एग्जाम्स में और भी क्वेश्चंस आते हैं। ये मैं पार्ट 2 में पढ़ाऊंगा, ध्यान रखना। अभी मैं आपको बताऊंगा कि हम पार्ट 1 पढ़ रहे हैं, पार्ट 2 पढ़ रहे हैं, उसके लिए थोड़ी देर रुक जाओ। अब हमारे पास जनरली देखो तो ये 6 वर्ड है, ये 3 ये है, 3 ये है और एक कंजंक्शन भी है। इसका भी बड़ा अच्छा रोल है, ध्यान रखना। तो आप एक बात देखो, इसमें मैं आपको अभी बता देता हूं कि हम लोग जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो किस किस वर्ड को चेंज करते हैं और किस किस वर्ड को चेंज नहीं करते। अगर आपको इतनी भी बात पता चल जाए ना तो नरेशन जो कंपटीशन में बच्चे पढ़ते हैं उनके पास 4 ऑप्शन भी तो आते हैं यार। तो इसलिए हम लोग इसको ऑप्शंस के बेसिस पे भी कर सकते हैं, ठीक है। चलो तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे अगर मैं पूछूं सबसे पहला हमारे पास क्या लिखा हुआ है, तो सर हमारे पास लिखा हुआ है रिपोर्टेड, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट। आप अपना खुद दिमाग लगाओ जितना भी आपके पास थोड़ा बहुत बचा हुआ है अभी, ठीक है। क्या कि जो रिपोर्टिंग सब्जेक्ट है क्या मैं उसको चेंज कर सकता हूं, क्योंकि अगर मैं बोलने वाले पर्सन को ही चेंज कर दूंगा तो वो स्टेटमेंट ही अलग हो जाएगी, है ना। तो इसीलिए आपको कभी भी रिपोर्टिंग सब्जेक्ट को चेंज नहीं करना, ये आपको अच्छे से ध्यान होना चाहिए। अगला ये क्या लिखा हुआ है, सेट टू। सेट टू को क्या बोलेंगे, रिपोर्टेड वर्ब। बच्चों यहां पर आप जो अपनी कॉपी बनाओगे यहां पर आपको एक छोटी सी बात ऐड करनी है, वो मैं लिखवा नहीं रहा, आप लोग वीडियो में 2 बार 3 बार सुन लेना तब लिखना। अगर मैं पूछूं क्या रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे, तो सबसे पहली बात हां सर बिल्कुल करेंगे। सबसे पहली बात क्या है, हां सर बिल्कुल करेंगे। बट इसके अंदर एक टीएनसी अप्लाई है, यानी कि टर्म्स एंड कंडीशन है। क्या है वो कंडीशन, 2 तरीके से सीख लो। पहला तरीका, अगर आपको सपोज ये टू दिख रहा है, यानी कि क्या बोल रहा हूं मैं कि सपोज अगर आपको ये सेंटेंस में क्या दिख रहा है, टू दिख रहा है, तभी हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे, अदरवाइज चेंज नहीं करेंगे। क्या बताया मैंने, एक बार और बताओ कि अगर आपको सेंटेंस में जो रिपोर्टिंग सब्जेक्ट स्पीच है इसके अंदर ये टू दिख रहा है, तभी हम लोग किसको चेंज करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे, अदरवाइज चेंज नहीं करेंगे। यानी कि अगर ये सेंटेंस ऐसे लिखा होता कि गीता सेड कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा देन आई एम लिखा होता, तो आप इस केस में क्या करते, तो उस केस में सर हम क्या करते, गीता का गीता लिख देते और फिर सेड का वापस सेड कर देते। समझ में आया, एक तो ये तरीका। दूसरा, अब आप दिमाग लगाओ, या टू आएगा तो ही तो मी आएगा ना।
सिंपल सा लॉजिक है। अगर मैं बोलूं टू आएगा तभी तो मी आएगा ना, तो आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हो, अगर ऑब्जेक्ट आएगा तो ही हम रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे, अदरवाइज रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज नहीं करेंगे। अरे दोनों बात वही है, कान चाहे नीचे से पकड़ लो चाहे ऊपर से पकड़ लो, बात तो वही है कि अगर मैं बोलूं कि टू आएगा तो इसको चेंज आएगा तो चेंज करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। और एक बात बताओ, टू आएगा तो ऑटोमेटिकली मी भी आएगा, यानी कि ऑब्जेक्ट भी आएगा। तो अगर ऑब्जेक्ट है तो वर्ब को चेंज करो, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो वर्ब को चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, जो भी वर्ब यहां पे लिखी होगी, सपोज आगे सेड को भी चेंज करके बहुत सारे, सेज होगा, से होगा, वॉर्न होगा, कमांड होगा, ऐसे वर्ड भी यूज कर दिए जाते हैं, तो उसको एग्जैक्टली उतार देना अगर वहां पर हमारे पास ऑब्जेक्ट ना दिखे। समझ में आई ये बात? चलो अगला, तो ये चीज आपको यहां पर लिखनी है। अगला, क्या हम लोग फिर से, जब तुम स्पीकर को चेंज नहीं कर रहे तो क्या तुम ऑडियंस को या लिसनर को चेंज करोगे? तो सर बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे। तो फर्स्ट अगर मैं बात करूं इस तरफ, तो क्या चेंज करने का हमें जनरली सीखना है? तो जनरली हमें क्या सीखना है? सेट टू को कैसे चेंज किया जाता है, या और वर्ड आएंगे तो उसको चेंज कैसे किया जाता है। अगला, क्या कंजंक्शन को चेंज किया जाता है? तो सर बिल्कुल किया जाता है। यही एक रिलेशन हो जाता है क्लॉज के चैप्टर से कि इसको ऐसा क्यों करते हैं, इसलिए मैंने कहा कि कंजंक्शन वाली बातें ही करेंगे, क्लॉज वगैरह ज्यादा भी यहां नहीं देखेंगे, वो एक चैप्टर ही अलग है तो हम उसकी बात चैप्टर में करेंगे। ठीक है, और आ गया तो थोड़ा बहुत देख लेंगे। और जो ये स्टेटमेंट है ये हमारी कहलाएगी रिपोर्टेड स्पीच, और इसमें आप देखो हमारे पास क्या क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है? आई। ठीक है, तो आई को हम लोग क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड सब्जेक्ट। क्या हम इसको चेंज करेंगे? तो सर बिल्कुल करेंगे। जो भी टर्म्स कंडीशन लगेगी वो तब पढ़ेंगे जब वो बाद में हमारा टॉपिक आएगा। इसको तो आपको जनरली याद ही करना है, इसके लिए एक तरीका है, वो मैं बाद में बताऊंगा। अगला, क्या हम लोग रिपोर्टेड वर्ब को चेंज करेंगे? तो बिल्कुल करेंगे। ठीक है, और क्या हम लोग ऑब्जेक्ट को चेंज करेंगे? तो ये नहीं करेंगे। अगर ये ऑब्जेक्ट कुछ अलग वर्ड होगा, लाइक प्रोनाउन से रिलेटेड होगा, तो उसको चेंज करेंगे, वो मैं थोड़ी देर में बताऊंगा कैसे। तो जनरली देखो, हम लोगों को ये रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करनी है, कंजंक्शन चेंज करना है, रिपोर्टेड सब्जेक्ट चेंज करना है, रिपोर्टेड वर्ब चेंज करना है। अगर आपको ये 5-7 चीजें ही आ गई तो समझ जाना ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा क्या है? बेनिफिशियरी है। अब मैं आपको इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ाऊंगा। सुन लो, लिखवाऊंगा नहीं, सिर्फ आप एक बार ओरली सुन लो। पहला पार्ट, हमारे टोटल 5 टाइप के सेंटेंसेस होते हैं भाई। ठीक है, असर्टिव, इंटरोगेटिव, इंपैरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव। ये 5 सेंटेंसेस है, जिसमें से असर्टिव जो सेंटेंस होता है वो अफर्मेटिव और नेगेटिव होता है, यही एक हमारा पार्ट 1 होगा। इसके अलावा जो इंटरोगेटिव, ऑप्टेटिव, इंपैरेटिव, एक्सक्लेमेशन वाले सेंटेंसेस, ये हमारा पार्ट 2 होगा। समझ में आया सबको? तो अब मैं आपको जो नेक्स्ट वीडियो जो मैं आपको आऊंगा वेडनेसडे के दिन आपके पास, तो मैं आपको इसके आगे पढ़ाऊंगा, एक एक करके सीखेंगे। अब एक चीज और बताता हूं, बच्चे पहुंच जाते हैं यहां तक रिपोर्टेड वर्ब को चेंज करने तक, और मैं अभी भी कह रहा हूं आप लोगों को ढंग से रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करने नहीं आती है, इसीलिए जिस वर्ड को चेंज कर रहा हूं फोकस सिर्फ उस वर्ड पे होना चाहिए, आगे से हमारा कोई मतलब नहीं है। और जब मैं कंप्लीट करवा दूंगा तो आप देखना, आपको ये बिल्कुल ऐसा लगेगा पता नहीं क्या है, इतना इजी कैसे बन गया। अब इसको फिर से 2 वे में डिवाइड करते हैं। 2 टाइप के बच्चे हैं। एक बच्चे जो एकेडमिक्स की तैयारी करते हैं, उनके एग्जाम्स में क्या होता है कि आपके पास डायरेक्ट स्पीच दी होती है, तो आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना पड़ता है। अभी तक हमने इनडायरेक्ट का एक भी सेंटेंस नहीं लिखा, और ना हम अभी लिखेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में ही पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन जो हमारे कंपटीशन के स्टूडेंट्स होते हैं उनके पास पेपर में 4-4 ऑप्शन आते हैं। समझ में आया? इसका मतलब कुछ तो बात होती होगी वो 4 ऑप्शन में। अब वो चारों के चारों ऑप्शन कभी कभी गलत भी होंगे और चारों के चारों सही भी होंगे। फंस गए ना वहां पर? इसीलिए इसको एक बार पढ़ेंगे विदाउट ऑप्शंस और एक बार पढ़ेंगे विद ऑप्शंस। विद ऑप्शंस वाले में आपको सारे सीजीएल के क्वेश्चंस को मैं खुद कराऊंगा, आप लोग के पास शीट दूंगा और आप लोग उस सारों को मेरे साथ के साथ सॉल्व करोगे, और तब मैं आपको सिखाऊंगा कि कम टाइम में कैसे हम लोग एग्जाम्स के जो क्वेश्चंस है उसको फुलफिल कर सकते हैं। समझ में आया? तो नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी पार्ट 2 इसका, अब हम उसमें सीखेंगे चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, चेंज ऑफ कंजंक्शन, चेंज ऑफ रिपोर्टेड सब्जेक्ट, चेंज ऑफ रिपोर्टेड वर्ब एंड सो मेनी अदर थिंग्स जो भी हमारे पास यूजुअली आएगा। देन उसके बाद हम इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।